Hello beautiful souls, welcome back to my channel. I hope you all are safe and healthy. So आज के वीडियो में हम क्लास 11th चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 2 को कवर करेंगे। और चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन करा है सो द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टेलीग्राम ग्रुप यानी कि स्टडी विद चेक में मैं बहुत ज़्यादा अमेजिंग नोट्स डालती हूँ नीट के लिए। और आज भी आपको सेल पार्ट 2 के बहुत कलरफुल नोट्स मिल जाएंगे, मतलब पढ़कर मज़ा आ जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ हम चैप्टर को शुरू करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 हमें शुरू करना है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से। लास्ट वीडियो में हमने सेल वॉल तक कवर कर लिया था, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारी 4 ऑर्गेनेलीज आती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक आती है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक आती है हमारी गोल्जी बॉडीज़, एक आते हैं हमारे लाइसोसोम्स और एक आते हैं हमारे वैक्यूल्स। तो इन चारों को मिला के हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ओके, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। Many of these are considered together as an endomembrane system because their functions are coordinated. बहुत बच्चों को ये तो पता होता है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं, बट रीज़न क्या है कि सिर्फ इन्हीं 4 ऑर्गेनेलीज को हमने लिया है। ये रीज़न है बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। ओके, द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड ER, Golgi complex, lysosomes and vacuoles. And since the functions of the mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not coordinated with the above components, these are not considered as part of the ER. ठीक है, अब हम हर एक ऑर्गेनेली को पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि ये चारों ऑर्गेनेलीज आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है। तो सबसे पहला हमारा आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमें डायग्राम दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग के लिए आ सकता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यार ऑब्वियसली हमारी यूकैरियोटिक में होगा क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, इसको हम कहते हैं ER। पेपर में आपको ये लाइन दे सकते हैं कि नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स, तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है। अब जो हमारा ER है वो इंट्रासेलुलर स्पेस को 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है, यानी कि ल्यूमिनल इनसाइड ER एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट। तो बेसिकली जो ER के जो अंदर हमारा स्पेस होता है उसको हम कहते हैं ल्यूमिनल, और जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। और सिंप्लीफिकेशन के लिए सपोज ये है हमारा ER, तो बेसिकली ये ना बहुत सिंपल डायग्राम है ER का। तो ये जो है, जो ER का अंदर वाला स्पेस है इसको हम कहते हैं ल्यूमिनल, और ये जो आप देख रहे हो साइटोप्लाज्मिक स्पेस, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। Okay, the ER often shows ribosomes attached to their outer surface. The endoplasmic reticulum bearing ribosomes on their surface is called rough endoplasmic reticulum. In the absence of the ribosomes, they appear smooth and are called smooth endoplasmic reticulum. तो अगर आप कोई कपड़ा देख लो और आप उस पर बीड्स अटैच करो, तो जब आप उसको टच करोगे तो वो रफ होगा, वो कपड़ा रफ होगा। ऐसे ही जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम से अटैच होते हैं तो जो उसका सरफेस होता है वो रफ हो जाता है। इसी से ही नाम पड़ा हमारा RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं तो जो हमारा सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, इसलिए हमने उसको नाम दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER। अब हम फंक्शंस देखते हैं। RER उन सेल्स में देखा जाता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब आप पूछोगे RER क्यों? क्योंकि RER यानी कि ER पे राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है?
प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होगा उसका सिक्रीशन भी होगा, राइट। सो जो RER है वो उन सेल्स में देखा जाएगा, ज़्यादा देखा जाएगा जिनमें हमारा प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन होगा। दे आर एक्सटेंसिव एंड कॉन्टीन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। तो इस लाइन में दो क्वेश्चन बन गया कि न्यूक्लियस की कौन सी मेम्ब्रेन से RER अटैच है, आउटर मेम्ब्रेन। दूसरा क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से कौन सी कैसी एंडोप्लाज्मिक कॉन्टिन्यूअस है, RER। तो ऑप्शन में RER भी होगा और SER भी होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि RER कॉन्टिन्यूअस रहती है। अब हम आते हैं SER पे। The SER is the major site for synthesis of lipid. एनिमल सेल्स में जो लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स होते हैं दे आर सिंथेसाइज्ड इन SCR। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है RER का भी और SCR का भी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हम आते हैं गोल्जी एपेरेटस पे। कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स देखे थे नियर द न्यूक्लियस। अब ये हो गई हमारी आइडेंटिफिकेशन स्टेटमेंट। तो अगर पेपर में हमसे ये लाइन दी जाती है तो हमें पता होना चाहिए कि गोल्जी एपेरेटस की बात हो रही है। और कैमिलो गोल्जी के नाम पे इस ऑर्गेनेली को हमने गोल्जी बॉडीज़ का नाम दिया था। They consist of many flat disc shaped sacs और सिस्टर्नाई। और हमें साइज दे रखा है, साइज आपसे रेयर ही पूछा जाएगा। और these are stacked parallel to each other। ये जो पैरेलल वर्ड है इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखो ये जितने भी है ये हमारे पैरेलल है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जो हमारी वेसिकल्स होती हैं दे आर स्टैक्ड पैरेलल। जो रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स है दे आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। अगला, वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन अ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और जो गोल्जी सिस्टर्नी होती हैं दे आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद अ डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस। अब आ गया बहुत इम्पॉर्टेंट जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक साइड गोल्जी एपेरेटस की एक साइड होती है हमारी कॉन्वेक्स या सिस फेस, और जो हमारी सिस फेस होता है वो हमारी फॉर्मिंग फेस होती है। फॉर्मिंग फेस यानी कि वहाँ से जो मटेरियल्स हैं वो आते हैं गोल्जी एपेरेटस में टू बी पैक्ड। दूसरी साइड क्या होती है, दूसरी साइड हमारी होती है कनकेव, ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस। मैच्योरिंग फेस से जो हमारे मटेरियल्स अंदर आए थे वो पैक्ड होके मैच्योरिंग फेस से हमारे रिलीज होते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, जो सिस और ट्रांस फेस होती है दे आर इंटायरली डिफरेंट। ये क्यों लिखा है इंटायरली डिफरेंट, क्योंकि एक फेस से जो मटेरियल है वो अंदर आ रहा है और दूसरे फेस से वो जो मटेरियल है वो पैक्ड होके एग्जिट कर रहा है, तो इंटायरली डिफरेंट हो गए बट दे आर इंटरकनेक्टेड ऑब्वियसली, क्योंकि एक ही एपेरेटस के दो अलग अलग फेसेस हैं तो इंटरकनेक्टेड है। द गोल्जी एपेरेटस principally performs the function of the packaging materials to be delivered either to the intracellular targets or secreted outside the cell। अब जो मटेरियल्स जो कि पैक्ड हुए या तो वो सेल के अंदर ही किसी टारगेट पे पहुंचेगा या सेल के बाहर भी पहुंचेगा। मटेरियल्स टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ द वेसिकल्स फ्रॉम द ER, they fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and they move towards the maturing phase। अब हमने देखा कि जो हमारे RER है वो प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं और जो हमारी SCR है वो हमारे लिपिड्स का सिंथेसिस करते हैं। अब ये जो हमारे प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं ये एंटर करते हैं गोल्जी एपेरेटस में, किस फेस में, सिस फेस में ये एंटर करते हैं और पैक्ड होते हैं और ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स में। अब ये जो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स और जो ग्लाइकोलिपिड्स है ये हमारे मैच्योरिंग फेस से एग्जिट कर जाते हैं, यानी कि गोल्जी एपेरेटस से बाहर निकल जाते हैं। और यही लाइन हमें दे रखी है, गोल्जी एपेरेटस इज द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ओके,
अब हमें दे रखा है वाई द गोल्जी एपेरेटस रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब समझ आए कि ये जो दोनों ऑर्गेनेलीज हैं ये हाईली कोऑर्डिनेटेड होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा RER आता है, SCR आता है। RER और SCR प्रोटीन्स और लिपिड्स को रिस्पेक्टिवली सिंथेसाइज करके गोल्जी बॉडी के ये जो दोनों मटेरियल्स है गोल्जी बॉडी के सिस फेज से एंटर करते हैं और ट्रांसफॉर्म होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स में, जो कि गोल्जी एपेरेटस के मैच्योरिंग फेज से एग्जिट करते हैं। सिंपल। A number of proteins synthesized by the ribosomes on the ER are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its trans phase। तो अभी जो मैंने आपको हिंदी में समझाया वो NCERT में इंग्लिश में लिखा है, तो इतना आ गया समझ? कुछ नहीं है, समझने की बात है इसमें। अगर रट्टा मारोगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि सिस फेस क्या है, ट्रांस फेस क्या है। तो इसको अच्छे से समझना पूरे गोल्जी एपेरेटस को कि कैसे काम करता है ER के साथ। अब ER और गोल्जी एपेरेटस के बाद हमारे आते हैं लाइबोसोम्स। लाइबोसोम्स हमारे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं एंड दे आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द पैकेजिंग इन द गोल्जी एपेरेटस। तो बेसिकली जो लाइबोसोम्स है वो भी गोल्जी एपेरेटस ने फॉर्म करा, जो हमारे आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स होते हैं। They have been found to very rich in almost all types of hydrolytic enzymes। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मतलब हाइड्रोलिसिस हो गए, जैसे कि लाइपेजेस हो गए, प्रोटीएजेस हो गए, कार्बोहाइड्रेजेस हो गए। हाइड्रोलिसिस का हमारा क्या फंक्शन होता है एंजाइम का, जो कि हाइड्रोलिसिस करे, यानी कि लिपिड्स को तोड़ता है, प्रोटीन्स को तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है। अब ये जो एंजाइम्स है दे आर ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक pH। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये मतलब बहुत बार आ चुका है पेपर में भी, बहुत बार PYQ है कि कौन से pH पे एक्टिव होते हैं, एसिडिक pH पे। क्या एक्टिव होते हैं? एंजाइम्स एक्टिव होते हैं, लाइसोसोम्स नहीं, एंजाइम्स एक्टिव होते हैं। These enzymes are capable of digesting carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids, यानी चारों को डाइजेस्ट कर लेते हैं। लाइसोसोम्स के बाद हमारे आते हैं वैक्यूल्स। द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस। ऑब्वियसली वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड है, ये साइटोप्लाज्म में मिलेगा। It contains water, sap, excretory product and other materials not useful for the cell। अब जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं सिंगल मेम्ब्रेन को? टोनोप्लास्ट कहते हैं। प्लांट्स में जो वैक्यूल्स होते हैं दे कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। क्यों होते हैं वैक्यूल्स 90%? क्योंकि प्लांट्स को सिंथेसिस करना होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फूड स्टोर्ड होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट स्टोर्ड होते हैं, सब वैक्यूल्स में ही होता है। तो ऑक्यूपाई कर करके जो वैक्यूल्स है वो 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। प्लांट्स में ये जो टोनोप्लास्ट है, it facilitates the transport of a number of ions and other materials against concentration gradient into the vacuole। हमने पढ़ा था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन होता है। प्लांट्स में भी जो टोनोप्लास्ट होता है ना, वो जो मटेरियल्स होते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन उनको वैक्यूल्स में अलाउ करता है। और इसी रीज़न की वजह से जो मटेरियल्स है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वाटर हो गया, सैप हो गया, उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो सिग्निफिकेंटली हायर होती है इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। अब ये हमारा वैक्यूल है, ये हमारा सेल है। अब इसमें हाई है, इसमें लो है, तो बेसिकली जाना हाई से लो चाहिए, हाई से लो जाना चाहिए। लेकिन जो टोनोप्लास्ट है वो मटेरियल्स को फैसिलिटेट करता है कि वो लो से हाई जाए, यानी कि जो साइटोप्लाज्म में जो लोअर कंसंट्रेशन है वो फिर भी वैक्यूल्स में जा रहे हैं, और इसलिए वैक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है। एमीबा में कौन से वैक्यूल्स होते हैं? एमीबा में हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं जिनका काम है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन।
इन मैनी सेल्स जैसे कि प्रोटिस्ट में जो फूड वैक्यूल्स है दे आर फॉर्म्ड बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अमीबा में कौन से वैक्यूल होते हैं, उनका काम क्या होता है, प्रोटिस्ट में कौन से वैक्यूल होते हैं। प्रोटिस्ट में हमारे फूड वैक्यूल्स होते हैं और फूड वैक्यूल्स हमारे कैसे बनते हैं, बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। ओके, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हमने ख़त्म कर लिया है। इसके बाद हम आते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पे, जो जिसमें से हमारा पहला आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खास बात ये है दैट अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड दे आर नॉट ईजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, the number of mitochondria per cell is variable depending on the physiological activity of the cells. In terms of shape and size also considerable degree of variability is observed. यानी कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी अलग अलग होते हैं और उनका शेप और साइज भी वेरी करता है। टिपिकली सॉसेज शेप्ड का होता है, जब भी हम डायग्राम बनाते हैं तो सॉसेज शेप्ड का ही बनाते हैं, या सिलेंड्रिकल होते हैं। साइज दे रखा है, एक बार पढ़ लेना, साइज वैसे आएगा नहीं शायद से। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। आते हैं, डायग्राम है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस यानी कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है। और क्रिस्टा क्या होती है, जो इनर मेम्ब्रेन जब हमारी फोल्डिंग्स बनाती हैं, ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे फोल्डिंग्स बना रहे, बस इन्हीं फोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टा। ओके, अब क्या था, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है विद आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट। बेसिकली एक आउटर कंपार्टमेंट होगा और जो इनर कंपार्टमेंट होगा। जो इनर कंपार्टमेंट है वो किससे फिल्ड है, विद द डेंस होमोजीनस सब्सटेंस, जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। अभी हमने डायग्राम में देखा था कि हमारा मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स बेसिकली कहाँ फिल्ड है, हमारे इनर कंपार्टमेंट में। तो मैट्रिक्स के बाद हम आते हैं, द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेली। The inner membrane forms a number of enfoldings called the crista towards the matrix. तो बहुत बच्चों को अभी तो याद रहता है क्रिस्टा, लेकिन कई बार ऑप्शन में हमें एक तो क्रिस्टा दे रखा होता है और सेकंड ऑप्शन गेस करो, सेकंड ऑप्शन में हमें दे रखे होते हैं सिस्टर्ने। और जैसे सिस्टर्ने आते हैं ना, बहुत बच्चे गलत ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते, क्रिस्टा था सिस्टर्नी था। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर ये पेपर में आए तो आपको याद रहे क्या होता है, क्रिस्टा होता है। क्रिस्टा किस में होता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। द क्रिस्टा इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। मैंने आपको बताया था एक ये लाइन है, और जब ये लाइन ऐसे ऐसे इनफोल्डिंग्स बना ले तो ऑब्वियसली सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा, सेकंड वाले का ज़्यादा होगा। अब सरफेस एरिया ज़्यादा होने से क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होने से जो इंजाइम्स है वो ज़्यादा होंगे। जो हमारे इंजाइम्स है वो इनर मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है, और अगर ज़्यादा सरफेस एरिया है तो ज़्यादा इंजाइम्स होंगे। The two membranes have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function. और ये क्या फंक्शन है ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, ये आगे के चैप्टर्स में है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं, कौन सी रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें जो ऑक्सीजन है वो यूज़ होगी। ओके, they produce cellular energies in the form of the ATP, hence they are called powerhouses of the cell. क्या कहते हैं हम उनको, पावर हाउसेस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ATP प्रोड्यूस करते हैं। द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेस सिंगल सर्कुलर DNA। कैसा DNA होता है, सिंगल है, सर्कुलर है। अभी हमने यूकैरियोट्स में देखा कि लीनियर DNA है, बट माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टोड्स में हमारा सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि प्रोकैरियोट्स में होता है। जब हमने प्रोकैरियोट्स पढ़ा था तो भी हमने यही देखा था कि उनमें सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल होता है, और यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टोड्स में भी सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल होता है। कुछ RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। हाँ, अभी जो राइबोसोम्स होते हैं ना, ये भी हमारे 70S होते हैं।
प्रोकैरियोट्स में भी 70s होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में भी हमारे 70s होते हैं। और कुछ कंपोनेंट्स होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कैसे करते हैं? दे डिवाइड बाय फिशन। जैसे कि हमारे बैक्टीरिया फिशन के थ्रू डिवाइड करते हैं, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी फिशन के थ्रू डिवाइड करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम आते हैं प्लास्टिड्स पे। अगेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड, और किन में मिलते हैं? प्लांट सेल्स में मिलते हैं और यूग्लिनोड्स में मिलते हैं। हमें पता है कि यूग्लिनोड्स हमारे फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं एंड इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे एक्ट एज हेट्रोट्रॉफ्स। अब ये जो प्लास्टिड्स है दे आर इजली ऑब्जर्व्ड, अनलाइक द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जब तक कि स्ट्रेन नहीं होगा वो ऑब्जर्व नहीं होगा, लेकिन जो प्लास्टिड्स है वो इजली ऑब्जर्व हो जाते हैं क्योंकि ये साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। इनमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं और इन्हीं पिगमेंट्स के वजह से जो प्लांट्स में कलर्स होते हैं वो इम्पार्ट होते हैं। अब क्या क्या पिगमेंट्स है प्लास्टिड में, इस बेसिस पे अब ये हमसे बेसिस भी पूछ सकता है कि क्या बेसिस था जिनमें जो प्लास्टिड्स है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो गए। तो क्या बेसिस है? टाइप ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट। ओके, पहला आता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट ऑब्वियसली बचपन से पढ़ के आ रहे कि क्लोरोप्लास्ट में हमारा क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के अलावा कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स भी होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब क्रोमोप्लास्ट में भी हमारे फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स और दूसरे भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो हमारा क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट में ही प्रेजेंट होगा। और इससे क्या कलर इम्पार्ट होता है? ग्रीन कलर इम्पार्ट होता है। और जो हमारे क्रोमोप्लास्ट होते हैं दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट येलो, ऑरेंज और रेड कलर। कैरेट देखिए कौन से कलर की होती है? रेड कलर की होती है। अब बोलूँगी ये क्या पूछ रहे हो दीदी आप? रेड कलर का होता है इसलिए क्योंकि कैरेट में कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। कौन से पिगमेंट्स? कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स। द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड्स। बेचारे के पास कोई कलर नहीं है क्योंकि जो इनका मेन फंक्शन है वो है स्टोरेज का। ठीक है, स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। तो पहले हमारे आते हैं एमाइलोप्लास्ट जो कि स्टार्च को स्टोर करते हैं, इलायोप्लास्ट हमारे ऑयल को स्टोर करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, ये ट्रू फॉल्स में मतलब चूज़ द करेक्ट ऑप्शन उसमें भी आ सकता है और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अच्छे से याद रखना, एमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करेगा, इलायोप्लास्ट हमारे ऑयल को स्टोर करेगा और एल्यूरोप्लास्ट हमारे प्रोटीन्स को स्टोर करेगा। सिंपल ये 3 याद हो गए। अब आता है मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स दे आर फॉर्म्ड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। कहाँ पे मिलते हैं? मेसोफिल में मिलते हैं। ये लेंस शेप्ड के होते हैं, ओवल होते हैं, स्फेरिकल, डिस्क्वायड। ठीक है, देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell ऑफ द क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास हमारी यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी होती है। A green algae to 20 to 40 per cell in the mesophyll cells। तो बेसिकली जो हमारे mesophyll cells होते हैं दे आर एक्टिवली फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़्यादा रोल होता है mesophyll cells का और इसी के वजह से इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं बहुत सारे मिलते हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ये हमें पता है। ऑफ द टू जो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है वो रिलेटिवली लेस परमिएबल है। ये याद होना चाहिए कि कौन सी मेम्ब्रेन रिलेटिवली लेस परमिएबल है। मेरे साथ बोलना सारे बच्चे, इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में हमने क्या बोला था? इनर कंपार्टमेंट में बोला था। इनर कंपार्टमेंट हमारे किससे फिल्ड थी? विद अ डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। क्लोरोप्लास्ट में क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन से जो स्पेस बाउंड होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा में अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं, थैलाकोइड, दे आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। तो ये हमारी थैलाकोइड्स हो गई।
ये हमारी एक थाइलाकॉइड, ये हमारी दूसरी थाइलाकॉइड, ये हमारी तीसरी थाइलाकॉइड, राइट। और इसको हम बोलते हैं ग्रेना। जब जो थाइलाकॉइड्स है दे आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर, तो उस पार्ट को हम बोलते हैं ग्रेना। कैसे अरेंज होते हैं? लाइक द पाइल्स ऑफ द कॉइन्स कॉल्ड ग्रेना, और द इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स दूसरा नाम है। In addition, there are flat membranous tubules called stroma lamellae connecting the thylakoids of the different grana। ठीक है, ये हमारी एक ग्रेना है, ये हमारी दूसरी ग्रेना है। तो बेसिकली ये जो है ये हमारी स्ट्रोमा लैमेली हो गई, जो कि पहली ग्रेना की थर्ड थाइलाकॉइड को दूसरी ग्रेना की सेकंड थाइलाकॉइड के साथ कनेक्ट करिए। बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी स्ट्रोमा लैमेली होती है वो ट्यूब्यूल होती है जो कि ग्रेना को इंटरकनेक्ट करती है, राइट। द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड्स दे इनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमन। अब ये जो हमारी स्पेस हो गई इसको हम बोलते हैं ल्यूमन। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्ट्रोमा और ल्यूमन में। तो जो स्ट्रोमा है वो हमारी क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन से फॉर्म होता है, और जो हमारी स्ट्रोमा और जो हमारी ल्यूमन होती है वो हमारी थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन से फॉर्म होता है। द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड इनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमन। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट contains enzymes required for the synthesis of carbohydrates and proteins। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने प्रोटीन्स पढ़ा था, बट क्लोरोप्लास्ट में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों के सिंथेसिस के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। देखा वही वैसा ही डीएनए है जैसे हमारे प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है, जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। जो हमारे क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द थैलाकॉइड्स। किस में प्रेजेंट होते हैं? थैलाकॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। आपसे पूछे कि इंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। और डीएनए कहाँ प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल पिगमेंट्स हमारे ल्यूमेन में प्रेजेंट होते हैं। अच्छे से दिमाग में याद कर लो इस चीज़ को। द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट दे आर स्मॉलर, ऑब्वियसली 70s होते हैं प्रोकैरियोट्स में, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड्स में। और ये जो हमारे 70s राइबोसोम्स होते हैं ऑब्वियसली स्मॉलर होते हैं देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स, जो कि आते हैं हमारे 80s। तो आज की वीडियो का लास्ट पार्ट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स अभी हमने देखे 70s होते हैं, 80s होते हैं। अब हम राइबोसोम्स को डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं दे आर द ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स first observed under the electron microscope as dense particles by George Palade। किससे? जॉर्ज पैलेड ने इन राइबोसोम्स को देखा था, इसलिए राइबोसोम्स को हम पैलेड पार्टिकल्स भी कहते हैं। राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। वेरी इंपॉर्टेंट, किसके कंपोज्ड होते हैं? आरएनए के एंड प्रोटीन्स के, एंड आर नॉट सराउंडेड बाय द एनी मेम्ब्रेन। सिंपल। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं दे आर 80s, और जो हमारे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो हमारे 70s होते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। हर राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर और एक स्मॉलर। जो सब यूनिट्स है 80s के वो 60 और 40s है, और जो 70s है वो 50 और 30s है। तो ये याद रखना है कि ये हाफ हाफ नहीं होता। 80 में हमारे 60 और 40 आएगा, और 70s में हमारे 50s और 30s आएंगे। अब ये S क्या होता है? ये जो हमारा S है जिसको हम कहते हैं स्वर्डबर्ग्स यूनिट। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है कि S हमारा क्या डोनेट कर सकता है? स्वर्डबर्ग्स यूनिट, जो कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को डिफाइन करता है। बेसिकली ये इनडायरेक्टली मेजर करता है डेंसिटी और साइज को। ठीक है, तो क्या अभी हमने पढ़ा? जो हमारा S है जिसको हम कहते हैं स्वर्डबर्ग्स यूनिट, वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के लिए स्टैंड करता है, और ये इनडायरेक्टली किसका मेजर है? डेंसिटी और साइज का। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ये इनडायरेक्टली किसका मेजर है? पहला ऑप्शन डेंसिटी, दूसरा ऑप्शन साइज,
थर्ड ऑप्शन बोथ ऑफ द अबव, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो क्या ऑप्शन आएगा? थर्ड ऑप्शन आएगा। डेंसिटी और साइज दोनों इंक्लूड होंगे उसमें। बोथ 70s and 80s ribosomes are composed of 2 subunits। ये तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था कि 80s में हमारे 60s और 40s होते हैं और 70s में हमारे 50s और 30s होते हैं। तो गाइस अभी हमने पार्ट 2 अपना कंप्लीट कर लिया है, हमने राइबोसोम्स तक पढ़ा है। अगली वीडियो यानी कि पार्ट 3 में हम साइटोस्केलेटन से शुरू करेंगे और अगले पार्ट में हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश भी हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना है ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, बी सेफ। सेफ्टी should be your first priority, right? Be safe and bye bye.